ये आकाशवाणी है। चलती रहे जिंदगी प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार सतत विकास की आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की 5वीं कड़ी जागृति। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। तुम लोग जानना चाहते होगे कि ऑडिटोरियम में तुम्हें क्यों इकट्ठा किया गया है। हाँ मैम। तो लो बच्चों, इसकी वजह भी मैं बताए देती हूँ। सौभाग्य से हमारे बीच इसी स्कूल की एक पूर्व छात्रा कुमारी स्मिता मौजूद हैं। इन्हें इस वर्ष सस्टेनेबल डेवलपमेंट विषय पर शोध कार्य के लिए ग्रीन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका जोरदार स्वागत कीजिए। थैंक यू। सुमित्रा, तुम्हारा स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। क्या तुम अपने जूनियर्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कुछ बताना चाहोगी? तो बच्चों, कौन मुझसे सवाल पूछना चाहेगा? मेरा नाम रीता है। मेरी आयु 8 वर्ष है। मैंने ये शब्द सतत विकास पहले कभी नहीं सुना। आखिर हमें इसकी जरूरत क्यों है? बेशक तुमने एक महत्वपूर्ण और बहुत बुनियादी सवाल उठाया है। इसे कुछ यूं समझो कि हम अपनी धरती माता से लगभग हर चीज हासिल करते हैं। कुछ संसाधन जैसे सांस लेने को हवा हमें आसानी से मुफ्त ही मिल जाती है, लेकिन बाकी के लिए हमें मेहनत करनी होती है। जैसे खेत में फसल उगाने के लिए हमारे किसान जी तोड़ मेहनत करते हैं। क्यों बच्चों? जी टीचर, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा बताया। तो इस तरह जो कुछ भी हम धरती माता से हासिल करते हैं उन्हें संसाधन कहा जाता है। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। इन नामों से तुम समझ सकते हो कि नॉन रिन्यूएबल संसाधन वो हैं जो बहुत सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं। अगर ये खत्म हो जाएं, तो फिर इन्हें प्राकृतिक रूप से दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। रिन्यूएबल संसाधनों के मामले में स्थिति थोड़ी बेहतर कही जा सकती है, क्योंकि इनकी भरपाई पर्यावरण द्वारा थोड़े समय बाद कर दी जाती है। क्या इनके कुछ उदाहरण देंगी प्लीज? हाँ बेटा, अब देखो, जैसे सूर्य की रोशनी, जैसे पवन ऊर्जा। फसलों का भी उदाहरण दे सकते हैं। सभी पशु प्रजनन करते हैं, तो ये भी रिन्यूएबल संसाधन में शामिल माने जाएंगे। लेकिन अगर किसी प्रजाति का शिकार कर करके उसे विलुप्त ही कर डाला गया हो या उनके ठिकानों को उजाड़ कर उनका खात्मा कर दिया गया हो, तब तो उन्हें रिन्यूएबल की श्रेणी में रखने का सवाल ही नहीं उठता। तब तो वो प्रजाति हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। देखो बच्चों, हम जमीन खोदकर खनिज पदार्थ प्राप्त करते हैं, ठीक है? तेल के कुओं से हम पेट्रोलियम हासिल करते हैं। लेकिन जरा कल्पना करो, क्या होगा अगर युद्ध छिड़ने पर उन तेल कुओं में आग लगा दी जाए? या कि हम खदानों का सारा ही खनिज खोदकर बाहर निकाल लें। कोयला खदानों से सारा का सारा कोयला खोदकर उन्हें खोखला कर डालें तो? लेकिन हम तो ना तेल उगा सकते हैं ना कोयला। ये सब तो नॉन रिन्यूएबल संसाधन है। ये सब के सब तो खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, कुछ भी नहीं बचेगा। तुम लोगों ने वैसे ये तो बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब बताओ, अगर सभी प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो गए तो हम क्या करेंगे? चलिए देखते हैं हमारे पास बचने के और क्या रास्ते हैं। क्यों ही खत्म हो जाना तो भाई अपन को सुहाता नहीं। अच्छा सुनो, मेरे पास एक छोटा सा नाटक है जिसके जरिए दिखाऊंगी धरती माता अगर बोल सकती तो क्या कहती। ध्यान से सुनिए। अरे वाह, मजा आएगा। जब मानव जाति पहली बार अस्तित्व में आई तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि सन 2100 आते आते तक उनकी आबादी 10 अरब से आगे पहुंच जाएगी। और
मनुष्यों के अलावा अन्य जीवों की गिनती तो मैंने अभी बताई ही नहीं है। मुझे इनका पेट भरना है, इनका तन ढकना है, रहने के लिए आसरा देना है। इन्हें घूमना पसंद है, जगह जगह आते जाते हैं, सो मुझे इसके लिए भी इन्हें संसाधन देने पड़ते हैं। सभी मनुष्य या देश एक सरीखे नहीं होते। कुछ लालची होते हैं और अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा झपट लेते हैं। कुछ हैं जिन्हें बर्बाद करने से कोई गुरेज ही नहीं है। कुछ बेचारे अशिक्षित हैं और मेरी सौगातों की कद्र नहीं करते, और कुछ बेचारे इतने गरीब हैं कि मेरी सौगातों तक उनके हाथ पहुंच ही नहीं पाते। मानव जाति मुझ पर निरंतर बढ़ता हुआ एक ऐसा बोझ है जिसे ढो पाना अब मेरे बूते से बाहर हो चला है। लेकिन मानव जाति बुद्धिमान है। कुछ ने स्थिति की गंभीरता को समझ भी लिया है, लेकिन उन्हें तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। अब मेरा धीरज छूट रहा है, सहने की ताकत भी जवाब दी चली है। मुझे सहारा चाहिए, सहारा चाहिए मुझे, अब सहारा। धरती माँ कितनी व्याकुल है, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? देखो बच्चों, ये समस्या धरती के सभी वासियों को मिलजुल कर सुलझानी होगी। बेशक हम सब भी इसमें मदद कर सकते हैं। हाँ, यदि स्थिति को संभालने की दिशा में बढ़ना है तो जरूरी है सबसे पहले हम उन 3 खास मुद्दों को जान लें जिनसे हमें निपटना होगा। गिनते चलिए जी। नंबर 1 सामाजिक मुद्दे, दूसरा आर्थिक मुद्दे, और तीसरा मुद्दा है पर्यावरण। यानी आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण की सुरक्षा। ये वो 3 स्तंभ हैं जिन पर सहन क्षमता यानी सस्टेनेबिलिटी का दारोमदार है। रवि, तुमने बहुत सही बात कही। एक बार इस तरह सोचना शुरू करने पर तुम अच्छी तरह जान लोगे कि यदि इन तीनों में से एक स्तंभ भी कमजोर हुआ तो पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। 3 स्तंभों के लिए अलग अलग संस्थाएं हैं या सिर्फ एक ही है? अधिकतर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास एक समय एक ही खंभे पर केंद्रित होते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण योजना यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम और कई देशों की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज पर्यावरण स्तंभ पर केंद्रित रहती हैं। और बच्चों, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट आर्थिक विकास के साथ साथ मसलों जैसे शिक्षा न्याय पर भी नजर रखती है। संयुक्त राष्ट्र संघ इन 3 स्तंभों को सशक्त बनाने में पूरी तरह प्रयत्नशील रहता है। दुर्भाग्य से हमारे पास अब तक ऐसा एक भी संगठन नहीं है जो वैश्विक या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन तीनों स्तंभों पर केंद्रित हो। धीरे धीरे हमें भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति हासिल होती जा रही है। अलग अलग देश किस तरह एक साथ हो रहे हैं? हाँ, समृद्ध देशों की तो संसाधनों के बारे में अलग ही धारणा है। उनका मकसद तो ज्यादा से ज्यादा खनिज हासिल करना, उत्पादन बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा चीजों का उपभोग करना और फिर उन्हें फेंक देना ही होता है। दूसरी तरफ गरीब देश हैं जिनकी सोच अलग है। अक्सर तो बेहद गरीब देशों की उन संसाधनों तक जिनकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है पहुंच ही नहीं होती। मुझे तो यकीन नहीं कि भरपूर दौलतमंद देशों और विकासशील देशों के बीच किसी एक समान मुद्दे पर आम सहमति हो पाएगी। रवि, इस बात को लेकर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जरा सुनो तो सही, सुमिता जी क्या बता रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ रहा है और तुम्हारे ही देखते देखते आने वाले दौर में वो काफी हद तक बढ़ेगा। आखिर सस्टेनेबिलिटी की खातिर ऐसा तो होना ही है। बिल्कुल। सन 1972 में मानव पर्यावरण के मुद्दे पर
स्टॉकहोम में आयोजित पहले संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में 2 राष्ट्र प्रमुख शामिल हुए, स्वीडन के ओलाफ पाम और भारत की श्रीमती इंदिरा गांधी। एक तरह से ये वो पहली बैठक थी जिसमें बढ़ती पर्यावरण की गंभीर दशा पर गहराई से विचार मंथन किया गया। अरे वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा। देखो बच्चों, इस कॉन्फ्रेंस में विश्व स्तर की साझी यानी पर्यावरण की अंतर्राष्ट्रीय दशा को बड़े पुरजोर तरीके से उठाया गया। इसने लोगों को विकास और पर्यावरण के बीच रिश्तों और आपसी तालमेल की जरूरत के बारे में गंभीरता से सोचने पर मजबूर किया। इसके बाद पूरी दुनिया इस समस्या की गंभीरता के बारे में सचेत हुई। द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम कायम किया गया। करीब 20 बरस बाद 100 से अधिक देशों के प्रमुख और 178 राष्ट्रों के शासकीय प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास और पर्यावरण के मुद्दे पर आयोजित रियो दे जेनेरियो अधिवेशन में शामिल हुए। यही वो मशहूर रियो दे जेनेरियो 1992 सम्मेलन था। चलो, लोगों ने बजाय सिर्फ अपने अपने देशों के बारे में सोचने के धरती के बारे में भी तो सोचना शुरू किया। इसी सम्मेलन में बायोडायवर्सिटी कन्वेंशन का प्रस्ताव भी रखा गया। जी हाँ, और हमारे देश ने भी उस पर हस्ताक्षर किए थे। बुनियादी तौर पर भारत ने जैविक विविधता के संवर्धन पर अपनी सहमति जताई, साथ ही उसके सस्टेनेबल उपयोग करने और आनुवांशिक या जेनेटिक संसाधनों से मिलने वाले फायदे और जानकारी भी सही और न्यायोचित तरीके से साझा करने के प्रति अपनी वचनबद्धता दर्शाई। सही बात है। अगर प्रजातियां लुप्त होने लगी तो प्राकृतिक संसाधनों पर भी खतरा मंडराने लगेगा। सस्टेनेबल विकास प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। वनस्पति और जीव प्रजातियों से मिलने वाली आनुवांशिक जानकारी ही तो वो बुनियाद है जिस पर निर्भर है खेती, फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी आधारित उद्योग। कोई एक प्रजाति हमें किस कदर फायदा पहुंचाने की क्षमता रखती है, इस बात का अक्सर हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि हमने उस प्रजाति के बारे में विस्तार से अध्ययन नहीं किया होता। और अगर वो लुप्त हो जाएं, तो उसका लाभकारी उपयोग कर पाने की हमारी आशा भी नष्ट हो जाएगी। मैम, तो क्या अगले कदम उठाने में फिर 20 बरस लग गए? नहीं, हालात की गंभीरता कितने ही अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से जाहिर है। मसलन 1978 ग्रेट लेक वाटर क्वालिटी एग्रीमेंट, 1979 लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन पर आयोजित जिनीवा कन्वेंशन, 1985 हेलसिंकी एग्रीमेंट, 1988 ओजोन परत का क्षय करने वाले पदार्थों पर केंद्रित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और 1989 ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हेजार्ड्स वेस्ट्स पर बासेल कन्वेंशन। बहरहाल सन 1987 में जाकर ही संतुलित विकास हमारे शब्द ज्ञान में दाखिल हो सका। यानी इस जाने कितनी पुरानी धारणा को कुछ ही अरसे पहले ये नाम मिला है। हाँ, यूएन जनरल असेंबली ने पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर एक विश्व आयोग गठित किया। नॉर्वेजिया के प्रधानमंत्री ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड इसके अध्यक्ष थे, इसलिए रिपोर्ट को उन्हीं का नाम दिया गया। ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने घोषणा की कि अब वक्त आ गया है जब विकास और अर्थतंत्र को विवाह सूत्र में बंध जाना चाहिए। इस रिपोर्ट में संतुलित विकास संज्ञा का प्रयोग किया गया है। बच्चों, शायद तुम्हें ये सुनकर हैरानी हो रही होगी कि भला पर्यावरण और विकास की शादी कैसे हो सकती है। देखो, पदार्थों का दोहन, उनकी शुद्धि, वस्तुओं की तैयारी, यातायात, उपभोग और उन्हें ठिकाने लगाना, ये सारी गतिविधियां पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। इन्हीं सब से कूड़ा करकट और गंदगी जमा होती है। तो आर्थिक विकास, वस्तुओं के उपभोग और पर्यावरण के बीच बिल्कुल सीधा संबंध है। हमने तो कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। पर्यावरण की चिंता किए बगैर होने वाला आर्थिक विकास पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। आपने सही कहा। स्कूल के रास्ते में रोज एक फैक्ट्री देखता हूँ जिसकी चिमनी ढेरों काला धुआं हवा में उगलती रहती है। मेरे कितने ही पड़ोसियों को सांस की तकलीफ हो गई है। मेरी माँ खिड़कियां बंद रखती है और हमेशा पर्यावरण में फैलते प्रदूषण को लेकर नाराज होती रहती है। देखिए, एक अनुमान के मुताबिक पृथ्वी की 60% पारितांत्रिक सेवाएं
पिछले 50 वर्षों में गिरावट का शिकार हुई हैं। सन 2040 तक प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग में पृथ्वी की जैविक क्षमता से 170% अधिक तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। अब जरा इस हिसाब से सोचो, पृथ्वी की सहन क्षमता के लिए ये बात क्या मायने रखती है। बच्चों, इन सारी बातों के बारे में सोचना और ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी करना, ठीक है? जी मैम। संतुलित या संधारणीय विकास के लिए विश्व स्तर पर उठाए जाने वाले कदमों के बारे में क्या जानकारी मिली, इस पर तुम लोग कल एक प्रेजेंटेशन जमा कर सकते हो। जी मैम। थैंक यू टीचर, बहुत अच्छी जानकारी। रवि भैया, पापा कहते हैं अमेरिका और यूरोप के देश विकसित हैं। मुझे लगता है वहाँ लोग बहुत धनवान हैं। हम इतने विकसित नहीं हैं। पापा हमेशा कहते हैं क्या हम लोगों के पास दौलत नहीं है, सभी के पास कारें नहीं हैं। अमीर लोग ज्यादा चीजों का इस्तेमाल करते हैं, है ना? ये इतनी आसान बात नहीं है रीता। तुम्हारा ये सीधा सा लगने वाला सवाल दरअसल विश्व स्तर पर उपभोग की मात्रा और उपभोग के तरीकों से ताल्लुक रखता है। तुम्हारा मतलब पूरी दुनिया? अब जहाँ ज्यादा लोग होंगे वहाँ उपभोग भी ज्यादा होगा। सन 2050 तक दुनिया की आबादी लगभग 90 खरब हो जाएगी। हर व्यक्ति उपभोक्ता होगा, भले कोई कम इस्तेमाल करे या ज्यादा, लेकिन हर व्यक्ति संसाधन का कुछ हिस्सा तो इस्तेमाल करेगा ही। ओह, तब तो उपभोग की कुल मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सन 1990 से 2002 के बीच सामान्य आय में करीब 21% की बढ़ोतरी हो गई थी। आखिर हमारे पास ले देकर सिर्फ एक ही तो धरती है। मुझे यकीन है नेताओं को इसका ख्याल है। अच्छा चलो घर चलकर जानकारी इकट्ठी करते हैं। अरे संभल कर, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के इस ढेर से जरा बच के निकलना। इसकी दुकान इस कदर ठसाठस भरी है कि सामान रास्ते में ही सजा के रख दिया है। चलो 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 चलो, चलो। रीता, आओ यहाँ मेरे पास बैठो। मैं दुनिया की संतुलित विकास की जानकारी इकट्ठी करता हूँ। रुको, कहाँ गई? ये रही। ओह, तुम्हें तो कई हिट्स मिल गए हैं। पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो। इसे पहले पढ़ो। सितंबर 2000 की मिलेनियम समिट के बारे में है। 21वीं सदी हमारी खोज के लिए अच्छा वक्त है। ये बताता है कि तब 8 अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और हर एक के लिए लक्ष्य पूर्ति की सीमा और तारीख निश्चित कर दी गई थी। अच्छा, और क्या थे वो लक्ष्य? गरीबी और भूखमरी का खात्मा, विश्व स्तर पर प्राथमिक शिक्षा, लिंग की समानता और नारी सशक्तिकरण, शिशु मृत्यु दर घटाना, अच्छा, मातृ स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों के विरुद्ध मोर्चा, पर्यावरण का संतुलन सुनिश्चित करना, विकास के लिए वैश्विक भागीदारी विकसित करना। रवि, अरे तुम लोग कंप्यूटर पर क्या कर रहे हो? बाहर खेलने नहीं जाओगे? नहीं माँ, वो मैं बताता हूँ। हमें संतुलित विकास पर एक इंटरेस्टिंग काम मिला है। अच्छा, अभी अभी हमें पता चला है कि इस सदी की शुरू में सन 2000 में दुनिया ने एकजुट होकर काम करने का फैसला किया। लगता है तुम लोग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात कर रहे हो। जी, जैसा कि तय हुआ था उसे 2015 तक पूरा हो जाना था। तो क्या इन 15 वर्षों में विश्व सहयोग कुछ हासिल कर नहीं पाया? दूसरी डेडलाइन की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। काम हुआ और बड़े जबरदस्त पैमाने पर हुआ। बेहद गरीबी में पड़े लोगों की तादाद में कमी आई, शिशु मृत्यु दर में गिरावट हुई, जीने की अवधि में इजाफा हुआ,
स्वच्छ जल और सेहत के एतबार से जरूरी साफ सफाई सेवाओं तक अधिक लोगों की पहुंच बढ़ी। जब इतने अच्छे काम हुए तो फिर 2030 वाली नई डेडलाइन की जरूरत क्यों पड़ी? दुनिया के सभी देशों में प्रगति समानता के स्तर को नहीं छू पाई और देश देश के बीच आज भी जबरदस्त अंतर कायम है। लेकिन एक ही देश के अंदर गरीबी सबसे ज्यादा देहाती इलाकों में पाई जाती है, हालांकि गरीबी शहरी इलाकों में भी बढ़ती जा रही है। गरीबी सिर्फ आमदनी या साधनों की कमी ही नहीं है, इसके अर्थ बुनियादी सेवाओं से जैसे शिक्षा से वंचित रह जाना भी है। इसके मानी है भूख, समाजी भेदभाव और निर्णय लेने की प्रक्रिया से अलग रखा जाना। एक चार्ट बनाकर कल मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 स्कूल में बताने वाला हूँ माँ। अच्छा। देखो माँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जन्म सन 2012 के संयुक्त राष्ट्र द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आयोजित रियो दे जेनेरो सम्मेलन में हुआ था। सुमिता दीदी ने हमें रियो में हुए पहली अर्थ समिट के बारे में बताया था। एजेंडा यहीं से आगे बढ़ा। मैं इसी से शुरुआत करूंगा। मैं भी मदद करूंगी भैया। हाँ। पहले गोल्स लिख लो। बिल्कुल। अच्छा, मैं बताती हूँ तुम दोनों को, ठीक है ना? अरे वाह माँ। देखो, ये कुल 17 गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। समझ रहे हो ना? जी माँ। गोल नंबर 1, पूरी दुनिया से गरीबी की सभी रूपों में समाप्ति। गोल नंबर 2, भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा। गोल नंबर 3, सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा। गोल नंबर 4, समावेशी, न्याय संगत और गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ सभी को आजीवन सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। वाह। गोल नंबर 5, लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ महिलाओं और कन्याओं को सशक्त बनाना। अच्छा। गोल नंबर 6, सभी के लिए स्वच्छता और पानी की उपलब्धता के साथ ही उसके सतत प्रबंधन की सुनिश्चितता। आ रहा है ना समझ में? जी माँ, बिल्कुल, बहुत अच्छे से आ रहा है। गोल नंबर 7, सस्ती, भरोसेमंद, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। गोल नंबर 8, सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकासपूर्ण और उत्पादक रोजगार और बेहतर काम को बढ़ावा। गोल नंबर 9, लचीले बुनियादी ढांचे समावेशी और सतत औद्योगिकीकरण को बढ़ावा। अरे वाह। गोल नंबर 10, देशों के भीतर की ओर देश के बीच की असमानता को दूर करना। अच्छा। गोल नंबर 11, सुरक्षित, लचीले, टिकाऊ शहरों और मानव बस्तियों का निर्माण। गोल नंबर 12, स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। गोल नंबर 13, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना। गोल नंबर 14, स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और संतुलित उपयोग। अरे वाह माँ, बहुत अच्छे से समझा रही है। अच्छा, सुनो। जी बताइए। गोल नंबर 15, सतत संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थानीय पारिस्थितिकीय प्रणालियां, सुरक्षित वनों, भूमि के क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने के प्रयास करना। गोल नंबर 16, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर उन्हें प्रभावी और जवाबदेह बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। गोल नंबर 17, सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अलावा कार्यान्वित करने वाले साधनों को मजबूत बनाना। अरे वाह माँ, आपने तो सच में बहुत अच्छे से बताए। हाँ माँ। हाँ, 17 के 17 गोल्स इतनी आसानी से हमें समझ आ गए। और माँ, मैंने अभी महसूस किया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 में शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी, बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा में गुणवत्ता से लेकर लैंगिक समानता तक हर मुद्दे पर जोर दिया गया है। हाँ, और इनमें ये सब भी तो शामिल है,
साफ पानी, स्वच्छता, सस्ती ऊर्जा, उन्मुक्त प्रदूषण मुक्त धरती और स्वच्छ प्रदूषणहीन सागर, और साथ ही बढ़िया काम करने की आर्थिक उन्नति, नई उपलब्धियां, गैर बराबरी कम होना, सुयोजित नगर, उपभोग के मामले में जवाबदेही, क्रियात्मक वातावरण और लक्ष्य हासिल करने के लिए भागीदारी। विज्ञान का सही दिशा में उपयोग एक प्रभावशाली तरीका है। हम सभी को प्रभावित करने वाले कई मुद्दे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में शामिल हैं और ये हम सभी को उस महान प्रयास से जोड़ते हैं जिसका लक्ष्य है मानव जाति के लिए एक संतुलित, सुरक्षित, चिरस्थायी और अधिक समृद्ध दुनिया सुनिश्चित करना। मैं यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून की इस बारे में कही गई बात को जोड़ना चाहूंगा। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मानव जाति की खातिर संजोया गया हमारा एक साझा सपना है। साथ ही साथ ये विश्व के नेताओं और जन समुदाय के बीच संपन्न एक सामाजिक अनुबंध भी है। पृथ्वी और उस पर रहने वाली समस्त मानव जाति के हित में निर्धारित ये बेहद अनिवार्य कार्य सूची है और साथ ही सफलता सुनिश्चित करने वाला दस्तावेज भी है। बच्चों, मेरे ख्याल से महात्मा गांधी अपने समय से आगे की सोच रखते थे। याद है, उन्होंने तभी इशारा करते हुए कहा था, धरती के पास तो काफी क्षमता है, हर एक की जरूरत पूरी हो सकती है, लेकिन हर एक का लालच नहीं। और अब लोगों के बेहिसाब लालच और किन्हीं देशों में प्रचलित गैर किफायती जीवन शैली से निरंतर गहराते संकट ने दुनिया भर के नेताओं को नींद से जगा दिया है। अब वो शिक्षित कर रहे हैं स्कूली बच्चों को, नागरिकों और नेताओं की हमारी भावी पीढ़ी को। आशा है अभी भी बहुत देर नहीं हुई। हमें पूरा यकीन है 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जरूर पूरे कर लेंगे। बिल्कुल। असफलता की तो अब कोई गुंजाइश ही नहीं है माँ, क्यों रीता? चलती रहे जिंदगी। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार प्राकृतिक आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की 5वीं कड़ी जागृति सुन रहे थे। आलेख सुकन्या दत्त, हिंदी अनुवाद विनेश राय, समन्वय डॉक्टर आर गोपीचंद्रन और डॉक्टर बीके त्यागी, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी, प्रस्तुति सहायक नेहा टक। भाग लेने वाले कलाकार थे सचिन कथूरिया, सेवी सिंह, श्रेया धरा, श्रद्धा गुप्ता, हर्ष बाला और डॉक्टर ऋतु राजपूत। साथियों, अभी जाइए नहीं, क्योंकि अब समय है आपसे किए जाने वाले सवालों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सन 1992 में पर्यावरण के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया था? और दूसरा प्रश्न है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अवधारणा कब और कहाँ हुई थी? हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी जरूर लिख भेजिएगा। धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं। कुछ तो कहे जिंदगी, सिर्फ चले